Hello everyone, this is Monica Dua, your geography faculty. Welcome to सफल बैच। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप बिल्कुल ही आप अच्छे होंगे, प्रिपरेशंस भी आपकी बहुत ही अच्छी चल रही होंगी। तो गाइस, जैसा कि आप सभी जानते ही हैं, हम लोगों ने इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी बुक स्टार्ट की हुई है CUET डोमेन ज्योग्राफी प्रिपरेशन के लिए, जिसमें हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। पॉपुलेशन, डेंसिटी, डिस्ट्रीब्यूशन, कॉम्पोजिशन, क्लियर, ग्रोथ एंड कॉम्पोजिशन, हमने वो चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। आज हम लोग जो चैप्टर करने वाले हैं उस चैप्टर का नाम है माइग्रेशन, जिसमें हम बात करेंगे माइग्रेशन के टाइप्स, ठीक है, कोजेस एंड कॉन्सिक्वेंसेस की, कि क्या कारण होते हैं माइग्रेशन, किस वजह से होता है, कितने तरीके का होता है और उसके रिजल्ट्स क्या होते हैं, ये हम इस चैप्टर में बात करने वाले हैं। क्लियर? तो चलिए, इससे पहले हम लोग आगे बढ़े, मैं आपको बता देती हूं कि हम लोग आज के टॉपिक में पढ़ने क्या क्या वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर की, जिसमें हम लोग बात करेंगे कि माइग्रेशन बेसिकली होता क्या है, ठीक है, और इसके कुछ जनरल चीजों के बारे में जानेंगे, ठीक है। फिर हम बात करेंगे सेंसस की, कि हमें माइग्रेशन के बारे में कहाँ से पता चलता है, ठीक है, हमें बात पता चलता है कि कितने लोग इंडिया में आए, कितने गए, इंटर स्टेट जो है कितने लोगों ने स्टेट चेंज किया, ठीक है, तो वो सब हमें पता चलता है सेंसस से। तो हम लोग बात करेंगे सेंसस की। फिर हम लोग बात करेंगे इंडियन डायस्पोरा की, कि हमारे इंडियन जो ओरिजिन के लोग हैं, ठीक है, या हमारे इंडियन जो पीपल हैं, जो इंडियन ओरिजिन है फ्रॉम इंडिया, जो इंडिया से बिलोंग करते हैं, उन्होंने कौन कौन सी कंट्रीज में जो है वो माइग्रेशन किया और उसके क्या क्या रीजन थे। इसकी मेजर 3 वेव्स थी, उन वेव्स के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। एंड एट द एंड ऑफ दिस लेक्चर हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ माइग्रेशन की, कि माइग्रेशन के टाइप्स जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, किस किस तरीके के होते हैं। क्लियर? चलिए, तो सबसे पहले हम लोग चैप्टर की इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले ना मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहती हूँ। आप लोगों को याद होगा, हम लोगों ने इससे पहले वाला जो चैप्टर किया था, कौन सा, इससे पहले वाला जो चैप्टर किया था पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, उसमें हम लोगों ने पॉपुलेशन ग्रोथ के 2 फैक्टर्स पढ़े थे। आपको याद ही होगा बहुत ही अच्छे से। उसमें हम लोगों ने पॉपुलेशन ग्रोथ के 2 फैक्टर्स के बारे में बात करी थी बात। एक तो था आपका नेचुरल फैक्टर, ठीक है, कि नेचुरल फैक्टर से पॉपुलेशन में ग्रोथ होती है, ग्रोथ मतलब चेंज होता है। क्लियर? और दूसरा जो फैक्टर था वो था इंड्यूस्ड। दूसरा जो फैक्टर था वो क्या था? इंड्यूस्ड फैक्टर था। क्लियर? अब नेचुरल फैक्टर की बात करूं तो उसमें हम लोगों ने बात करी थी क्रूड बर्थ रेट, ठीक है, और डेथ रेट की बात करी थी। किसकी बात करी थी? क्रूड बर्थ रेट और डेथ रेट की बात करी थी। क्लियर? और इंड्यूस्ड में हम लोगों ने बात करी थी किसकी? इंड्यूस्ड फैक्टर में हम लोगों ने बात करी थी वॉल्यूम ऑफ इनवर्ड एंड आउटवर्ड मूवमेंट। किसकी बात करी थी हम लोगों ने? वॉल्यूम ऑफ इनवर्ड एंड आउटवर्ड मूवमेंट, और यानी आना या जाना। और ये आना या जाना अल्टीमेटली क्या कहलाता है? माइग्रेशन कहलाता है। आना या जाना अल्टीमेटली आपका क्या कहलाता है? माइग्रेशन कहलाता है। अल्टीमेटली हम इसको क्या बोलते हैं? माइग्रेशन बोलते हैं। क्लियर? तो आज का जो चैप्टर है इसमें हम लोग माइग्रेशन के बारे में ही बात करने वाले हैं, कि बेसिकली ये जो माइग्रेशन होता है ये क्यों होता है, कैसे होता है, इसका मतलब क्या होता है। यानी अगर मैं आपको बोलूं तो इस चैप्टर में हम लोग पॉपुलेशन ग्रोथ के इंड्यूस्ड फैक्टर की बात करने वाले हैं। किसकी बात करने वाले हैं? इंड्यूस्ड फैक्टर की बात करने वाले हैं, ठीक है, माइग्रेशन की बात करने वाले हैं। तो यहाँ पे आपको चैप्टर का इंट्रोडक्शन समझ में आ गया होगा। क्लियर? चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। गाइस देखो, ये जो चैप्टर स्टार्ट होता है ये राम बाबू की स्टोरी से स्टार्ट होता है। क्या कहती है ये स्टोरी? ये स्टोरी बात करती है कि राम बाबू जो है, ठीक है, वर्किंग एज एन इंजीनियर इन भिलाई। कहाँ पर? भिलाई में वो एज ए इंजीनियर, भिलाई स्टील प्लांट में वो एक इंजीनियर की तरह काम कर रहे हैं। और छत्तीसगढ़, वॉज बॉर्न इन अ स्मॉल विलेज ऑफ डिस्ट्रिक्ट भोजपुर बिहार। पैदा कहाँ पर हुए थे वो? भोजपुर बिहार में पैदा हुए थे। यानी राम बाबू जो है बेसिकली बेशक काम छत्तीसगढ़ में कर रहे हैं, भिलाई स्टील प्लांट में, बट वो छत्तीसगढ़ से नहीं है। उनका प्लेस ऑफ बर्थ क्या है? उनका प्लेस ऑफ बर्थ है बिहार, ठीक है। एट एन अर्ली एज ऑफ 12 ही मूव टू अ नियर बाय टाउन एरिया, ठीक है, टू कंप्लीट हिज इंटरमीडिएट लेवल स्टडीज। उसके बाद जो है वो 12 साल की एज में वो अपने एक पास के एरिया में चले गए थे अपनी इंटरमीडिएट यानी अपनी 12th कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। उसके बाद ही वेंट टू सिंदरी झारखंड फॉर हिज इंजीनियरिंग डिग्री।
एंड ही गॉट अ जॉब एट भिलाई। उसके बाद जो है फिर उन्होंने अपना इंजीनियरिंग की डिग्री करने के लिए वो लोग वो झारखंड गए, और उसके बाद जब उन्होंने अपनी इंजीनियरिंग की डिग्री कंप्लीट कर ली तो उनको भिलाई स्टील प्लांट दैट इज इन छत्तीसगढ़, वहां उनको जॉब मिल गई, वेयर ही इज लिविंग फॉर लास्ट 31 ईयर्स। और वो छत्तीसगढ़ में कहां कब से रह रहे हैं? भिलाई में लास्ट 31 ईयर से रह रहे हैं। क्लियर? अब आप सोचोगे कि मैम ये स्टोरी से क्या क्वेश्चन आएगा? देखो क्वेश्चन ही आएगा, लेकिन आपको चैप्टर की थीम यहीं से ही समझ में आएगी। क्लियर? हिज पेरेंट्स वर इलिटरेट, मतलब जो आपका राम बाबू थे उसके पेरेंट्स इतने पढ़े लिखे नहीं थे, एंड द ओनली सोर्स ऑफ देयर लाइवलीहुड वाज मीगर इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर। और उनके पास जो इनकम का सिर्फ बहुत एक लौता जो सोर्स था, और जो कि बहुत ही कम सोर्स था, मतलब उससे ज्यादा इनकम नहीं आती थी, वो क्या आती थी? एग्रीकल्चर से आती थी, मतलब उनके पास कोई ज्यादा लैंड नहीं थी। क्लियर? दे स्पेंड देयर होल लाइफ इन दैट विलेज, यानी राम बाबू के पेरेंट्स जो है वो राम बाबू के साथ जो है छत्तीसगढ़ भिलाई नहीं गए थे। ठीक है? वो वही गांव में ही रह रहे थे। कहां? बिहार भोजपुर डिस्ट्रिक्ट में। क्लियर? लेकिन राम बाबू जो थे उन्होंने जो है 12 ईयर्स के बाद से जो है अपना प्लेस ऑफ बर्थ, यानी जहां पे वो पैदा हुए थे, वो छोड़ दिया था। क्लियर? राम बाबू है 3 चिल्ड्रन। उसके बाद राम बाबू की शादी हुई, उनके 3 बच्चे हुए, हु गॉट देयर एजुकेशन अप टू इंटरमीडिएट लेवल एट भिलाई। अच्छा, उनकी भी एजुकेशन भिलाई में, तो 12 तक उनकी सारी एजुकेशन भिलाई में हुई है। क्लियर? उसके बाद वो जो है हायर एजुकेशन के लिए अलग अलग जगहों पर चले गए। क्यों? क्योंकि अब राम बाबू तो इंजीनियर थे, मतलब वो अपने पेरेंट्स की अगर कंपेयर करें तो उनके पेरेंट्स की इनकम से अगर कंपेयर किया जाए तो राम बाबू की इनकम थोड़ी अच्छी थी, तो उन्होंने अपने बच्चों को हायर एजुकेशन के लिए अलग अलग जगहों पर भेज दिया। फर्स्ट वन स्टडी एट इलाहाबाद, एक की स्टडी इलाहाबाद में हुई है, एक की मुंबई में हुई है। ठीक है? नहीं, एक की स्टडी इलाहाबाद और मुंबई में हुई है, एंड इज प्रेजेंटली वर्किंग इन दिल्ली एज अ साइंटिस्ट। और वो जो है दिल्ली में एज अ साइंटिस्ट काम कर रहा है, वही जिसकी जो स्टडी है वो कहां पर हुई है? इलाहाबाद और मुंबई में हुई है। ठीक है? उसके अलावा जो दूसरा है उसकी हायर एजुकेशन जो है अलग अलग यूनिवर्सिटीज में हुई है, और ना वो यूएस में काम कर रहा है। और जो थर्ड वन है आफ्टर फिनिशिंग हर एजुकेशन सेटल्ड एट सूरत आफ्टर मैरिज। और जो तीसरा है, मतलब 2 लड़के हैं उसके और 1 लड़की है, तो 2 लड़के जो है वो अच्छे सेटल्ड है, और लड़की की भी उन्होंने शादी करके वो सूरत में सेटल हो गई है, और लड़की की भी उन्होंने शादी की है। तो आपको यहाँ पे ना एक चीज समझ में आई होगी कि मेनली जो है ये जो आपका राम बाबू था, अगर ये वहीं पर ही रह जाता बिहार में, तो क्या आगे उसके बच्चों की लाइफ ऐसे ही हो पाती? नहीं हो पाती ना। तो हाँ ठीक है, उसके पेरेंट्स को बहुत सफर करना पड़ा क्योंकि उनकी बहुत कम इनकम थी, बट फिर भी उन्होंने जो है मतलब अपने बच्चे को सपोर्ट करते हुए जो है उनको हायर एजुकेशन के लिए, इंजीनियरिंग की स्टडी के लिए जो है झारखंड भेजा। ठीक है? झारखंड भेजने के बाद उसकी जॉब लगी। तो कुल मिला के बात यह है कि यहां पर उन्होंने क्या किया है, राम बाबू ने अपनी जगह से, अपने बेसिक ओरिजिन से, जहां पे उसका जन्म हुआ था वहां से उसने मूव आउट किया है। तो इसी को ही क्या बोला जाता है? माइग्रेशन बोला जाता है। यानी जब एक इंसान जो है डिफरेंट फैक्टर्स की वजह से अपनी जगह को छोड़कर दूसरी जगह पर चला जाता है, या दूसरी जगहों से अब किसी और जगह पर आता है। क्लियर? तो इस क्रॉस को क्या बोला जाता है? माइग्रेशन बोला जाता है। तो आई गेस आपको ये समझ में आ गया होगा। और ये सिर्फ इंडिया में सिर्फ एक राम बाबू की कहानी नहीं है, ये हमारे इंडिया में बहुत सारे लोगों की कहानी है। जैसे आगे बोल भी रहा है, दिस इज नॉट अ स्टोरी ऑफ राम बाबू, ये राम बाबू की स्टोरी नहीं है, उसके बच्चों की नहीं है। ये मूवमेंट हमारे इंडिया में इस तरीके की जो मूवमेंट्स है, इस तरीके का जो लोग आना और जाना कर रहे हैं, ठीक है, वो हमारे इंडिया में रैपिडली क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। लोग एक गांव से दूसरे गांव में जाते हैं, फिर गांव से शहरों में जाते हैं, छोटे शहरों में जाते हैं, फिर बड़े शहरों में जाते हैं, फिर एक शहर, एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जाते हैं। क्लियर? कई आप जैसे राम बाबू के केस में आपने क्या देखा? इंटरमीडिएट की स्टडी उसके विलेज में नहीं थी, नियर बाय विलेज में अच्छी थी तो वो विलेज गया, तो रूरल टू रूरल गया वो, फिर रूरल टू अर्बन एरिया में गया। समझ आ रही है बात? तो ये जो माइग्रेशन होता है वो पर्टिकुलर एक गांव से दूसरे गांव, गांव से शहर, शहर से फिर कंट्रीज के बीच में होता है। ठीक है? अब हमारी ये जो बुक है, जो हमारी फर्स्ट बुक है जिसको अभी हम स्टार्ट करेंगे, कह रहे हैं उसमें आप लोगों ने माइग्रेशन के बारे में पढ़ा होगा, कोई बात नहीं, हम लोग तो पढ़ेंगे ही। ठीक है? और आपको पता है माइग्रेशन हैज बीन एन इंटीग्रल पार्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर इन रीडिस्ट्रीब्यूटिंग पॉपुलेशन ओवर टाइम एंड स्पेस। इंडिया हैज विटनेस द वेव्स ऑफ माइग्रेंट्स कमिंग टू द कंट्री फ्रॉम सेंट्रल एंड वेस्ट एशिया, ऑल्सो फ्रॉम साउथ ईस्ट एशिया। ये वो पिक्चर बताई हुई है कि हमारे इंडिया में जो माइग्रेशन हुआ है, लोग आए भी है, लोग
लोग गए भी हैं। बेसिकली कहाँ से? वेस्ट एशिया से, सेंट्रल एशिया से, साउथ ईस्ट एशिया से। क्लियर हो रही है बात? ये सारी चीजें हैं जिससे हमें ये पता चलता है कि माइग्रेशन होता है। जैसे आप लोगों ने एक बात देखो, आप लोगों ने हिस्ट्री पढ़ी है, हिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा कितने सारे ट्रेवलर्स हम इंडिया, चाइनीज ट्रेवल, ठीक है, कितने ट्रेवलर्स हमारे इंडिया में आए, कितने हमारा जो बुद्धिज्म जो रिलीजन था वो बाहर की कंट्रीज में स्प्रेड हुआ। तो ऐसे थोड़ी ना हुआ, लोग गए ना, लोग गए उस चीज को लेकर, ठीक है। जब कोई इंसान किसी जगह से दूसरी जगह पर जाता है तो वो सिर्फ पर्सन नहीं विजिट करता, उसका कल्चर, उसकी एथनिक वेरिएशन, उसका फूड, उसके कस्टम्स, उसकी एजुकेशन, उसकी लैंग्वेज, हर एक चीज उसकी पर्सनालिटी के साथ क्या करती है? मूव करती है, ठीक है। और माइग्रेशन में आपको इसीलिए जगह जगह पर वेरिएशंस देखने को मिलती है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये आपकी बुक में एक वो दे रखा है, ठीक है, ये एक बहुत ही फेमस पॉइंट है, बहुत अच्छा ये लिखते हैं, फिराक गोरखपुरी। उन्होंने एक लाइन लिखी है जिसमें स्पेशली ये वाली लाइन की अगर मैं बात करूं, ये तो बहुत ही फेमस है। काफिले बसते गए हिंदुस्तान बनता गया, ठीक है, सरजमी ए हिंद पर आवाम ए आलम के फिराक काफिले बसते गए और हिंदुस्तान बनता गया। मतलब हुआ क्या कि हमारे इंडिया में जो है बहुत सारे एरिया से लोग आए, ठीक है, बहुत सारे एरिया से लोग आए, ठीक है, चाइना से देखें, यूरोप से देखें, हमारे इंडिया में बहुत एरिया से लोग आए हैं और इस तरीके से कारवा आता गया और हिंदुस्तान बनता गया। यानी हिंदुस्तान में आपको ये जो वेरिएशन देखने को मिलती है, डाइवर्सिटीज देखने को मिलती है, इसका रीजन हमारा जो पास्ट है, हमारी जो हिस्ट्री है, जो हमारी ग्लोरियस हिस्ट्री है वो रही है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, ठीक है। द कारवान्स ऑफ पीपल फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, मतलब हमारे इंडिया में वर्ल्ड के हर पार्ट से लोग आए, ठीक है, वो आते गए, हमारे इंडिया में सेटल होते गए एंड लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ इंडिया, और हमारा इंडिया बनता गया। आपने नोटिस किया होगा, हम लोगों ने ये पॉपुलेशन वाले चैप्टर में भी पढ़ा था कि हमारे इंडिया की जो लैंग्वेज ग्रुप्स हैं वो 4 मेजर पार्ट्स में डिवाइड है। उसमें एक ऑस्ट्रेलिया से रिलेटेड थी, एक यूरोप से रिलेटेड थी, है ना। तो क्या पता चलता है कि वो लोग वहां से आए। तो लैंग्वेज, मैंने आपको बताया ना, जब एक इंसान मूव करता है तो सिर्फ वो पर्सन मूव नहीं करता, उसकी थॉट, लैंग्वेज, रिलीजन, हर चीज उसके साथ जाती है। क्लियर? Similarly, large number of people from India too have been migrating to places. अच्छा, ऐसा नहीं सिर्फ इंडिया में लोग आए हैं, इंडिया से भी बहुत सारे लोग गए हैं, ठीक है, फॉर बेटर अपॉर्चुनिटीज, भाई उनको अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिल सके, स्पेशली टू द कंट्रीज ऑफ मिडल ईस्ट, वेस्टर्न यूरोप, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ईस्ट एंड साउथ ईस्ट एशिया, स्पेशली इन कंट्रीज में। हालांकि आपने नोटिस किया होगा यूएस, अमेरिका, ठीक है, अमेरिका है आपका, ऑस्ट्रेलिया है, यूरोप है, इन कंट्रीज में माइग्रेशन अब पिछले कुछ सालों में ज्यादा देखने को मिला है। पहले जो माइग्रेशन हुआ है वो ज्यादातर मिडल ईस्ट या साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में हुआ है। वो क्यों हुआ है वो भी हम इसके बारे में आगे इसी क्लास के अंदर, लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे। तो यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। करेक्ट सेंसस। सबसे पहले तो देखो, आपको माइग्रेशन का मतलब तो समझ में आ गया। माइग्रेशन का मतलब होता है लोगों का आना और लोगों का जाना। अब देखो बात यह आती है कि हमें माइग्रेशन के बारे में पता कैसे चलता है। तो माइग्रेशन का जो सबसे मेजर सोर्स होता है वो हमारी क्या होती है? सेंसस। क्या होती है? सेंसस। सेंसस मतलब पॉपुलेशन काउंटिंग। अब पॉपुलेशन काउंटिंग में सिर्फ ये नहीं होता, हम लोग ये नहीं देखते हैं कि कितनी पॉपुलेशन हमारे इंडिया में है, हम सारी चीजें देखते हैं कि वो कहां से आया है, ठीक है, कितने टाइम से उस जगह पर रह रहा है। क्लियर? कई बार जो होता है कोई एक पर्सन जो होता है एक ही जगह से, जैसे मैं अपनी बात करूं, वी आर बेसिकली फ्रॉम हरियाणा बट वी हैव शिफ्टेड टू दिल्ली, ठीक है। तो कई बार क्या होता है पर्सन जो होते हैं वो चेंज कर जाते हैं, अपनी प्लेस ऑफ बर्थ को चेंज कर जाते हैं, ठीक है। तो ये सारी जो चीजें हमें देखने को मिलती है, कब मिलती है? सेंसस में मिलती है। और आपको पता होगा हम लोगों ने पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन वाले चैप्टर में भी इसको पढ़ा था। मेरा आप लोगों से क्वेश्चन है, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, इंडिया की जब फर्स्ट पॉपुलेशन काउंटिंग हुई थी, मतलब जब इंडिया में फर्स्ट सेंसस हुआ था 1872 में, उस टाइम पे इंडिया के वाइसराय कौन थे? और फिर आप बताना कि जब हमारे इंडिया में फर्स्ट कंप्लीट सेंसस हुआ था 1881 में, उस टाइम पे भी इंडिया के वाइसराय कौन थे? ये दोनों क्वेश्चंस आप लोग मेरे को बताओगे। क्लियर? चलो सेंसस के बारे में बात करते हैं। कहता है इट कंटेन्स इंफॉर्मेशन अबाउट माइग्रेशन इन द कंट्री। हमारे इंडिया में माइग्रेशन के बारे में जो इंफॉर्मेशन मिलती है वो हमें कहां से मिलती है? सेंसस से मिलती है। ये बात ध्यान रखना।
कह रहा है एक्चुअली माइग्रेशन जो है हमारे इंडिया में जो है फर्स्ट सेंसस से ही रिकॉर्ड हुआ है, और फर्स्ट सेंसस हमारे इंडिया में कंप्लीट कब हुई थी? 1881 में हुई थी। आपको मैंने बताया था ना 1881 में हमारे इंडिया में क्या हुई थी? कंप्लीट सेंसस हुई थी, क्योंकि इससे पहले भी सेंसस हुई थी 1872 में, बट दैट वाज नॉट कंप्लीट सेंसस, वो कंप्लीट सेंसस नहीं थी। क्लियर? तो जब पहली बार कंप्लीट सेंसस हुई है उस टाइम पे माइग्रेशन डेटा को भी पॉपुलेशन काउंटिंग में सेंसस में रिकॉर्ड किया गया। दिस डेटा वर रिकॉर्डेड ऑन द बेसिस ऑफ प्लेस ऑफ बर्थ, और ये जो डेटा हमने लिया था 1881 में, हमने कहां से लिया था? प्लेस ऑफ बर्थ से। पता नहीं आप लोगों ने कभी नोटिस किया होगा या नहीं किया होगा, आप अपने मम्मी पापा से पूछना, उनके टाइम में 2011 में जब सेंसस हुई होगी तो लोग आए होंगे घर पे, पूछे होंगे कि कहां से आए हैं आप, ठीक है, कितने टाइम से आप यहाँ पे रह रहे हैं, जन्म आपका कहां पर हुआ है। तो प्लेस ऑफ बर्थ हमारे माइग्रेशन का मेजर सोर्स होता है कि कहां पर जो है उनका जन्म हुआ है। क्लियर? यहां तक समझ आ गया? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज हाउएवर द first major modification was introduced in 1961। 1881 से सेंसस होती आ रही है और प्लेस ऑफ बर्थ को एड ऑन भी किया गया है। क्लियर? लेकिन सबसे मेजर जो मॉडिफिकेशन हुई थी वो कब हुई थी? 1961 में हुई थी। क्या मेजर मॉडिफिकेशन हुई थी? दो फैक्टर्स जो है, दो कंपोनेंट्स जो है वो हमारी सेंसस में इन्वॉल्व किए गए। कौन कौन से दो फैक्टर्स? पहला तो था प्लेस ऑफ बर्थ, ठीक है, कि कहां से आया है। प्लेस ऑफ बर्थ का मतलब होता है, प्लेस ऑफ बर्थ की अगर मैं बात करूं तो प्लेस ऑफ बर्थ का मतलब होता है रूरल और अर्बन एरियाज। ठीक है, कहां से आते हो? रूरल और अर्बन एरियाज। ठीक है, रूरल और अर्बन एरियाज। ठीक है, तो प्लेस ऑफ बर्थ में क्या इंफॉर्मेशन ऐड ऑन की गई? रूरल और अर्बन एरियाज। तभी तो हम बताते हैं, हम लोगों ने क्या पढ़ा था लास्ट क्लास में पॉपुलेशन में, कि हमारे इंडिया की टोटल पॉपुलेशन का 68% के आसपास पढ़ा था ना हम लोगों ने, 68.8 के आसपास, कि वो रूरल पॉपुलेशन है। पढ़ा था हम लोगों ने ना, वो यही है रूरल। ठीक है, आगे हम लोग बात करते हैं। और ड्यूरेशन ऑफ रेजिडेंस। ड्यूरेशन ऑफ रेजिडेंस का मतलब है कि अगर मान लो मेरे से पूछा कि हाँ आपका जन्म कहाँ हुआ है, आप यहीं से ही हो? नहीं, तो नहीं हुआ है तो फिर आप इस जगह पर कितने टाइम से रह रहे हो। तो ये दो फैक्टर्स ऐड ऑन किए गए कब? 1961 की पॉपुलेशन काउंटिंग में। ये बात आप ध्यान रखना, क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि विच टू कंपोनेंट्स वर एडेड या इन 1961 सेंसस। ठीक है, कौन से दो मेजर कंपोनेंट्स जो है 1961 की पॉपुलेशन काउंटिंग में ऐड ऑन किए गए। तो पहला तो था प्लेस ऑफ बर्थ, जिसमें रूरल और अर्बन एरियाज का डिस्क्रिप्शन आया। ठीक है, क्लियर? ये देखो ना, प्लेस ऑफ बर्थ का मतलब ये है विलेज और टाउन, मतलब रूरल और अर्बन एरियाज। और जो दूसरा कंपोनेंट ऐड ऑन किया गया कि अगर उस जिस जगह पे मान लो मैं अभी दिल्ली में हूं, मेरे से पॉपुलेशन काउंटिंग हो रही है, दिल्ली में हो रही है, तो मैं दिल्ली में पैदा नहीं हुई, वो पूछेंगे कहां, फिर दिल्ली में कितने टाइम से रह रहे हो। ठीक है, दिल्ली में कितने टाइम से रह रहे हो, तो ड्यूरेशन ऑफ रेजिडेंस। यहां तक समझ आया आपको? तो 1961 में ये दो कंपोनेंट्स ऐड ऑन किए गए हैं। कौन से दो कंपोनेंट्स? पहला तो प्लेस ऑफ बर्थ और दूसरा ड्यूरेशन ऑफ रेजिडेंस। रेजिडेंस का मतलब है जहां पे आप रह रहे हैं, ड्यूरेशन ऑफ रेजिडेंस। तो ये जो दो कंपोनेंट्स थे ये कब ऐड ऑन किए गए हैं? दीज टू कंपोनेंट्स वर एडेड इन 1961 सेंसस। कब ऐड ऑन किए गए हैं? 1961 की सेंसस में ऐड ऑन किए गए हैं। क्लियर? या आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि व्हेन वाज द मेजर मॉडिफिकेशन डन इन सेंसस। ठीक है, मेजर मॉडिफिकेशन पहली बार सेंसस में कौन से साल में हुआ था? तो 1961 में हुआ था। ऐसे भी आप करके याद कर सकते हैं। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वो कह रहा है, नहीं, इसी में पीछे एक पॉइंट और रह गया है, उसको पढ़ते हैं। नेक्स्ट वो कह रहा है फर्दर इन 1971 यानी नेक्स्ट 10 इयर्स में एक और कंपोनेंट ऐड ऑन किया गया, लास्ट रेजिडेंस एंड ड्यूरेशन ऑफ स्टे एट द प्लेस ऑफ एन्यूमरेशन वेयर वर्क इनकॉर्पोरेटेड। क्या मतलब है इसका? थोड़ा सा आपको ना डिफिकल्ट लग रहा होगा, अभी चीजें बिल्कुल क्लियर करके समझा दूंगी। कह रहे हैं 1961 में तो हाँ कहाँ थे हम लोग? 1961 में तो ये ऐड ऑन किया गया। अब क्या किया गया? अब 1971 में एक चीज और ऐड की गई, प्लेस ऑफ लास्ट रेजिडेंस। यही है ना, प्लेस ऑफ
लास्ट रेजिडेंस, कि आप जो है पिछले प्लेस ऑफ लास्ट रेजिडेंस का मतलब ये है कि आप पिछली जगह पर कितने टाइम से रह रहे हो। जैसे अभी बताती हूँ, ये देखो ये रहा एडिशनल इंफॉर्मेशन, प्लेस ऑफ लास्ट रेजिडेंशियल एंड ड्यूरेशन ऑफ स्टे एट द प्लेस ऑफ एन्यूमरेशन। एन्यूमरेशन का मतलब होता है जहां पर मेरी पॉपुलेशन काउंटिंग हो रही है। एन्यूमरेशन का मतलब क्या होता है, ओह शिट 1 सेकेंड, एन्यूमरेशन का मतलब क्या होता है, वेयर काउंटिंग, वेयर या एट विच प्लेस काउंटिंग इज टेकिंग प्लेस, एट विच प्लेस काउंटिंग इज डन, जहां पे काउंटिंग हो रही है। ठीक है, काउंटिंग इज गोइंग ऑन, जहां पे काउंटिंग हो रही है। अब कैसे हो रही है ध्यान से समझना, मैं तुम्हें एक चीज बताती हूँ, इसको एक एग्जांपल से समझना। ठीक है, ये दो चीजें हमारे ऐड, अब आपको बताना चाहिए लास्ट रेजिडेंस क्या होता है और एनुमरेशन क्या होता है, तो मैं तुम्हें बताती हूँ क्या होता है। ठीक है, इसको थोड़ा ध्यान से समझना आप। क्लियर? कैसे ध्यान से समझोगे मैं आपको बताती हूँ। देखो ये चीज ऐड की गई है ना, क्लियर? हाँ जी, ये चीज ऐड की गई है ना, अब ध्यान से समझना। जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरा जो है, मैं अपना एग्जाम्पल लेकर चलती हूँ, मेरा प्लेस ऑफ बर्थ जो है वो क्या है, मैंने आपको बताया हरियाणा है। मेरा प्लेस ऑफ बर्थ क्या है, हरियाणा है। क्लियर? पहले तो ध्यान से समझना, मेरा जन्म कहां पर हुआ, हरियाणा में। अब प्लेस ऑफ रेजिडेंस, ठीक है, अब प्लेस ऑफ रेजिडेंस मतलब मैं आ कहां पर गई हूं, दिल्ली में। ठीक है, पिछले मान लो 15 साल से मैं दिल्ली में रह रही हूँ फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, पिछले 15 साल से मान लीजिए मैं कहाँ रह रही हूँ, दिल्ली में रह रही हूँ, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, प्लेस ऑफ रेजिडेंस। क्लियर? तो यहां पर क्लियर, इस कंडीशन में मैं क्या कहलाऊंगी, लाइफ टाइम माइग्रेंट। इस कंडीशन में मैं क्या कहलाऊंगी, लाइफ टाइम माइग्रेंट। ये बात समझ आई है? पहले इतना बताओ, मेरा प्लेस ऑफ बर्थ हरियाणा है। ठीक है, मैं पिछले 15 साल से दिल्ली में शिफ्ट हो गई। ठीक है, जॉब अपॉर्चुनिटीज की वजह से, XYZ किसी भी चीज से। ठीक है, तो मेरा प्लेस ऑफ रेजिडेंस जो है वो क्या है, दिल्ली है। तो ऐसी कंडीशन में मैं क्या कहलाऊंगी, लाइफ टाइम माइग्रेंट। और पहले सिर्फ यही दो चीजें ही ली जाती थी। ठीक है, जैसे मेरी पॉपुलेशन काउंटिंग दिल्ली में हो रही है, तो आपसे पूछेंगे, मेरे से पूछा कि आप कहाँ के रहने वाले हो, हम अभी दिल्ली में रह रहे हैं। बेसिकली आप कहाँ से, ओरिजिन कहाँ से, आपका जन्म कहाँ हुआ था, तो मैं क्या कहूंगी, हरियाणा से हुआ था। तो फिर वो आप मेरे से पूछेंगे कि फिर आप कितने टाइम से दिल्ली में रह रहे हो। पहले 1961 तक सिर्फ यही चीजें होती थी। पहले बताओ, इतना समझ आया? 1961 तक सिर्फ इतनी इंफॉर्मेशन ली जाती थी। 1971 में एक चीज और ऐड ऑन की गई। अब ध्यान से समझना, प्लेस ऑफ एन्यूमरेशन। ठीक है, प्लेस ऑफ एन्यूमरेशन। क्लियर? ठीक है, अब ध्यान से समझना इस कंडीशन में। क्लियर? अब मान लो मैं किसी काम के लिए, जैसे सूरत ले लो, गुजरात ले लो, कोई अहमदाबाद ले लो। ठीक है, अहमदाबाद चली गई। ठीक है, मैं किसी काम के लिए कहां चली गई, अहमदाबाद चली गई। क्लियर? अब ध्यान से समझना, मैं दिल्ली में थी पिछले 15 साल से। अब क्या हुआ, पिछले 1 साल ना मुझे ना अहमदाबाद में कोई काम आ गया, और मैं पिछले 1 साल से कहां पर हूं, अहमदाबाद में हूं। ठीक है, तो अब अहमदाबाद में मतलब इस साल मान लो पॉपुलेशन काउंटिंग हो रही है, तो इस टाइम पे मैं कहां पर हूं, अहमदाबाद में हूं। तो अहमदाबाद मेरा क्या कहलाएगा, प्लेस ऑफ एन्यूमरेशन कहलाएगा। यहां तक क्लियर हुआ? जहां पे मेरी पॉपुलेशन काउंटिंग हो रही है। अब यहां पे मुझसे पूछेंगे कि आप अहमदाबाद से हो, नहीं, तो फिर आप लास्ट कहां रह रहे थे, लास्ट रेजिडेंस। तो इस केस में जो ये दिल्ली है, इस केस में दिल्ली मेरा क्या बन जाएगा, प्लेस ऑफ लास्ट रेजिडेंस। क्या बन जाएगा, प्लेस ऑफ लास्ट रेजिडेंस, कि लास्ट फिर आप कहां पर रह रहे थे, फिर मैं बताऊंगी कि दिल्ली में रह रही थी। समझ आ रही है बात? तो आपको ये समझ में आया कि इस कंडीशन में जो मेरा प्लेस ऑफ लास्ट रेजिडेंस बन जाएगा वो दिल्ली रह जाएगा। फिर वो मुझसे पूछेगा कि आप दिल्ली में कितने टाइम से रह रहे थे। समझ आ रही है बात? तो प्लेस ऑफ एन्यूमरेशन का मतलब यह है कि जिस जगह पर आपकी पॉपुलेशन काउंटिंग हो रही है। 1971 में ये डेटा भी एड ऑन किया गया। ठीक है, कैसे किया गया, देखो यही लिखा गया है, ड्यूरेशन ऑफ स्टे एट द प्लेस ऑफ एन्यूमरेशन एंड वर इनकॉर्पोरेटेड, कि आप अहमदाबाद में पिछले 1 साल से हो, उससे पहले आप दिल्ली में कितने साल से रह रहे हो। ठीक है, इंफॉर्मेशन ऑन रीजंस फॉर माइग्रेशन वर इनकॉर्पोरेटेड इन 1881 सेंसस एंड मॉडिफाइड इन कंसेक्यूटिव
कंसेक्यूटिव सेंसस, मतलब फिर अब बाद में इसके रीजंस भी ऐड ऑन किए गए अगले 10 साल में कि अगर उसने माइग्रेट किया था, ठीक है, या क्या रीजन था जो है वो वहां से जो है दिल्ली से मैं अहमदाबाद आ गई, तो वो ये सारे रीजंस जो है फिर बाद की सेंसस में ऐड ऑन किए गए। लेकिन मेजर तो मॉडिफिकेशन हुई है वो 2 सेंसस में हुई है। कौन सी 2 सेंसस में हुई है? एक मिनट, पहले मैं ना इसको डिलीट कर देती हूँ, ठीक है। ओके, ठीक है, यहां तक समझ आ गया आपको? क्लियर? हम लोग कहां पर थे? तो मेजर जो 2 मॉडिफिकेशन हुई है वो कब हुई है? एक तो 1961 में हुई है और एक 1971 में हुई है, ठीक है। 1971 में क्या हुआ है? प्लेस ऑफ लास्ट रेजिडेंस को एड ऑन किया गया है, ठीक है, जहां पे भी मैं रह रही, जहां पे भी मेरी पॉपुलेशन काउंटिंग होती है वो एनुमरेशन होता है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि मेजर क्या चीज है। पहले सिर्फ प्लेस ऑफ बर्थ होता था, प्लेस ऑफ बर्थ के बाद क्या एड ऑन किया गया? 1961 में प्लेस ऑफ बर्थ में रूरल और अर्बन एरिया की कैटेगरी ऐड ऑन की गई और साथ ही साथ प्लेस ऑफ रेजिडेंस ऐड ऑन किया गया, ठीक है। प्लेस ऑफ रेजिडेंस का मतलब यह है कि आप अभी जहां पर रह रहे हो वहां पे कितने टाइम से रह रहे हो, क्लियर। और ऐसी कंडीशन में मैं क्या कहलाई? मैं कहलाई लाइफ टाइम माइग्रेंट, ठीक है। अच्छा हाँ, आपके दिमाग में एक क्वेश्चन ये भी आ रहा होगा कि मैम इस कंडीशन में हम क्या कहलाएंगे कि मान लीजिए इस टाइम पर मेरी पॉपुलेशन काउंटिंग अहमदाबाद में हो रही है लेकिन मैं रह पिछले 15 साल से दिल्ली में रही हूं, तो ऐसी कंडीशन में यहां पर तो मैं लाइफ टाइम माइग्रेंट हो गई, ऐसी कंडीशन में मैं क्या कहलाऊंगी? तो आप ध्यान रखना, ऐसी कंडीशन में हम कहलाते हैं, ठीक है, माइग्रेंट बाय प्लेस ऑफ लास्ट रेजिडेंस। माइग्रेंट बाय प्लेस ऑफ लास्ट रेजिडेंस, ये बात आप ध्यान रखना, क्लियर। माइग्रेंट बाय प्लेस ऑफ लास्ट रेजिडेंस। तो आई गेस यहाँ पे आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि प्लेस ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ रेजिडेंस और प्लेस ऑफ एनुमरेशन में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। इसको फिर से मैं एक बार दोबारा समझा देती हूँ ताकि और आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। मान लीजिए मैं थी कहाँ से? हरियाणा से, ठीक है। हरियाणा से मैं कहाँ गई? दिल्ली में आ गई पिछले 15 साल से, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में मैं क्या हूं? लाइफ टाइम माइग्रेंट। क्या हूं? लाइफ टाइम माइग्रेंट, क्लियर। उसका दिल्ली से मैं चली गई अहमदाबाद, मेरे को कोई काम था पिछले 1 साल के लिए, ठीक है। तो और यहाँ पे मेरी पॉपुलेशन काउंटिंग हो रही है, तो अहमदाबाद मेरा क्या कहलाएगा? प्लेस ऑफ एनुमरेशन। और ऐसी कंडीशन में मैं क्या कहलाऊंगी? माइग्रेंट बाय प्लेस ऑफ लास्ट रेजिडेंस। लास्ट रेजिडेंस में ना ये बन जाएगा, क्योंकि प्रेजेंट में तो मैं यहां रह रही हूं ना, तो ये क्या बन जाएगा मेरा? लास्ट रेजिडेंस, क्लियर। आई गेस ये टॉपिक आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, इसको समझना बहुत जरूरी है, अदरवाइज बहुत दिक्कत हो जाएगी आपको, क्लियर। आगे बढ़ते हैं, कह रहे इन द सेंसस द फॉलोइंग क्वेश्चंस आर आस्क्ड ऑन माइग्रेशन। क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं माइग्रेशन में? इज द पर्सन बोर्न इन दिस विलेज और टाउन? जिस जगह पे वो पैदा हुआ है या नहीं हुआ है, मतलब जहां पे उसकी पॉपुलेशन काउंटिंग हो रही है, उससे पूछेंगे कि आपका जन्म यही हुआ है या नहीं। अगर क्वेश्चन आता है कि नहीं हुआ है, तो फिर आगे की फर्दर इंफॉर्मेशन ली जाती है कि रूरल और अर्बन एरिया में हुआ है। मैंने आपको बताया ना, प्लेस ऑफ बर्थ में रूरल और अर्बन स्टेटस एड ऑन किया गया, तो पूछेंगे रूरल एरिया में हुआ है या अर्बन एरिया में हुआ है। फिर पूछेंगे कौन से डिस्ट्रिक्ट पे हुआ है, कौन से स्टेट पे हुआ है, और अगर इंडिया से बाहर हुआ है तो फिर उस कंट्री का नाम पूछेंगे, क्लियर। पहली बात। उसके बाद अगर पर्सन इस गांव या टाउन में कहीं और से आया है, ठीक है, फिर पूछेंगे कि आप इस गांव और टाउन में कहीं और से आए हो, तो कहेगा हाँ कहीं और से आए, क्योंकि यहाँ तो पैदा ही नहीं हुआ है। तो फिर पूछेंगे और क्वेश्चन कि अर्बन और प्रीवियस प्लेस, कि जिस जगह पर आप पहले रह रहे थे। जैसे मैंने आपको क्या बताया, मान लो मैं अभी एट प्रेजेंट अहमदाबाद में हूँ, अहमदाबाद में पॉपुलेशन काउंटिंग हो रही है, वो कहेंगे कि आपका जन्म यहाँ पे हुआ है, मैं कहूंगी नहीं। तो फिर मैं क्या, वो मेरे से पूछेंगे आप कहीं और से आए हो, मैं कहूंगी हाँ। वो कहेंगे कहाँ से, मैं कहूंगी दिल्ली से। तो वो मेरे से पूछेंगे दिल्ली अर्बन या रूरल, तो अर्बन हो गया, ठीक है। ये पूछने के बाद, ठीक है, क्योंकि उस टाइम पे दिल्ली मेरा लास्ट रेजिडेंस बन जाएगा। आई टोल्ड यू ना, दिल्ली उस कंडीशन में मेरा क्या बन जाएगा? लास्ट रेजिडेंस बन जाएगा। या मैंने आपको बताया था ना, जब अहमदाबाद में मेरी काउंटिंग हो रही होगी उस टाइम पे दिल्ली मेरा लास्ट रेजिडेंस होगा, क्लियर।
ठीक है, तो वो पूछेंगे, ठीक है आप लास्ट रेजिडेंस में बताओ कहां पर, वो रूरल एरिया था या अर्बन था, प्लस आप ये पूछेंगे वो डिस्ट्रिक्ट बताओ, स्टेट बताओ, आउटसाइड इंडिया तो कंट्री वंट्री सब बताओ। ठीक है, साथ ही साथ रीजन भी एड ऑन किए गए हैं। रीजन कब एड ऑन किए गए हैं? नेक्स्ट ईयर 1981 की माइग्रेशन में एड ऑन किए गए हैं कि भाई आप लास्ट रेजिडेंस में कितने टाइम से रह रहे हो, ठीक है, और जिस टाइम पर आपकी एनुमरेशन हो रही है, मतलब पॉपुलेशन काउंटिंग हो रही है, उस जगह पर आप कितने टाइम से रह रहे हो। मतलब जैसे मैंने आपको क्या बताया कि दिल्ली में मैं कितने टाइम से रह रही थी, 15 साल से, तो ये पूछेंगे कि लास्ट रेजिडेंस पे आप कितने टाइम से रह रहे हो, 15 साल से। अहमदाबाद में मैं कितने टाइम से रह रही हूँ, पिछले 1 साल से फॉर एग्जांपल, तो पूछेंगे कि यहां पर आप कितने टाइम से रह रहे हो, तो मैं कहूंगी 1 साल से। तो ये गैस आई गेस आपको पूरा का पूरा चार्ट क्लियर हो गया होगा। आई होप इट इज क्लियर टू यू। मेरे हिसाब से आपको क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो मुझसे कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर पूछ लेना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये सारा मैंने आपको बता दिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ये मैंने आपको बता दिया। यस, अब हम बात करेंगे इंडियन डायस्पोरा की। यहां तक समझ आ गया ना कि माइग्रेशन में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्लेस ऑफ बर्थ पूछा जाता है, प्लेस ऑफ रेजिडेंस और प्लेस ऑफ एन्यूमरेशन। और प्लेस ऑफ एन्यूमरेशन के कॉन्सेप्ट में प्लेस ऑफ रेजिडेंस आपका प्लेस ऑफ लास्ट रेजिडेंस बन जाता है। क्लियर? अब आता है डायस्पोरा। देखो, डायस्पोरा का पहले तो आप मतलब समझो, फिर हम उसको किस कॉन्टेक्स्ट में समझेंगे, इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में। डायस्पोरा हमें यह बताता है कि किन लोगों ने अपनी नेटिव कंट्री या नेटिव प्लेस को जो जहां पे भी वो बॉर्न हुए हैं, पैदा हुए, बर्थ प्लेस को छोड़ दिया है टू फॉरेन कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड एंड सेटल्ड ओवर देयर, और दूसरी कंट्रीज में जाकर वो सेटल हो गए हैं। ये बात समझ आ रही है? बात डायस्पोरा का मतलब क्या होता है कि किन लोगों ने अपनी नेटिव जो उनकी कंट्री होती है उनको छोड़ दिया है और उसके बाद वो दूसरी कंट्रीज में जाकर सेटल हो गए हैं। क्लियर? उसको बोलते हैं डायस्पोरा। अब हमें ये किस कॉन्टेक्स्ट में देखना है? इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में देखना है कि हमारे इंडिया में कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने इंडिया को छोड़ा और वो दूसरी कंट्रीज में जाकर बस गए। तो देखो, हमारे इंडियन डायस्पोरा की मेनली 3 वेव्स आई हैं। कितनी वेव्स आई हैं? 3 वेव्स। एक वेव तो थी फर्स्ट वेव जिसमें इंडेंचर्ड लेबरर गए थे। दूसरी जो वेव थी उसमें क्या था, माइग्रेंट्स जो थे वो गए थे। कहां पर? नेबरिंग कंट्रीज है, इसको भी डिटेल में समझेंगे। तीसरा जो था वो स्किल बेस्ड माइग्रेशन हुआ था, यानी जो आपके हाईली प्रोफिशिएंट जो प्रोफेशनल्स है उन लोगों ने माइग्रेट किया था। क्यों किया था, किस लिए किया था, हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलो, पहले हम लोग बात करेंगे फर्स्ट वेव ऑफ इंडियन डायस्पोरा की। ठीक है, पहली वेव। तो ये जो पहली वेव आई थी ये कब आई थी? कॉलोनियल पीरियड के टाइम पर आई थी। कब आई थी ये आपकी? कॉलोनियल पीरियड, यानी जिस टाइम पे हमारा ब्रिटिश पीरियड था, जिस टाइम पर हम लोग सबऑर्डिनेट थे। आपने पढ़ा ही होगा ना कि ब्रिटिशर्स जो थे वो क्या करते थे, प्लांटेशन फार्मिंग उन्होंने इनिशिएट करी थी। आप लोगों ने 9th 10th में यहाँ पढ़कर आए होंगे। ठीक है, तो प्लांटेशन फार्मिंग के लिए उनको वर्कर्स चाहिए होते थे, तो वो क्या करते थे, वर्कर्स से कॉन्ट्रैक्ट साइन कराते थे और साइन कराने के बाद उनको जगह जगह आइलैंड्स पर भेज देते थे। कौन कौन से? जैसे मॉरिशियस, कैरिबियन आइलैंड हो गया और आपका, ठीक है, ये सारा, जैसे देखो ये रहा आपका मॉरिशियस आइलैंड हो गया। ठीक है, ये आपका कैरिबियन आइलैंड हो गया। ठीक है, कुछ इधर के आपके आइलैंड के पार्ट ये रहा। ठीक है, तो यहां पर ये जो थे ब्रिटिशर्स जो थे वो हमें भेज देते थे। यहां तक समझ आया आपको? क्लियर? क्या बनाकर भेज देते थे? आपके वही इंडेंचर्ड लेबरर। अब इंडेंचर्ड लेबरर क्या होते हैं, पहले तो आप मुझे ये बताइए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंडेंचर्ड लेबरर? इंडेंचर्ड लेबरर वो होते हैं कुल मिला के जिनसे ना एक काम करवाया जाता है। इंडेंचर्ड लेबरर वो होते हैं जो एक तरीके से काम तो करते हैं लेकिन बिना पैसों के करते हैं। कॉन्ट्रैक्ट बेस पे इनसे कॉन्ट्रैक्ट साइन कराया जाता है। कॉन्ट्रैक्ट ये साइन करते हैं, ठीक है, एक लॉन्ग टाइम, एक टाइम पीरियड के लिए, फॉर अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड, फॉर अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड। और कई बार तो इनसे जो है बिना पैसे के भी काम कराया जाता है, फॉर अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड। ठीक है, और कई बार तो, ठीक है, इनसे बिना पैसे के भी काम कराया जाता है, बेगार कराया जाता है। ठीक है, कई बार क्या कराया जाता है? बेगार। ये वर्ड आप लोगों ने पढ़ा होगा, बेगार। बेगार का मतलब होता है व्हेन मनी इज नॉट गिवन, जब पैसे नहीं दिए जाते। कई बार तो ऐसा भी होता है। क्लियर? अब होता क्या था, ध्यान से समझना। अब होता क्या था? अब होता ये था कि इन लोगों को, देखो ध्यान से समझो, इन लोगों को भेज दिया यहाँ पे, कैरिबियन आइलैंड भेज दिया, ठीक है, या इनको मॉरिशस भेज दिया। अब ये बेचारे लोग पढ़े लिखे तो होते नहीं थे, आइलैंड वैसे था उस टाइम पे, इतनी ज्यादा आपको भी पता है ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज उतनी फाइन नहीं थी जितनी आज है। तो इन बेचारों को पता तो होता नहीं था कि ये लोग कैसे वापस लौट कर आएंगे, इनको वहीं पे ही ये रह जाते थे, फिर वहीं उनकी शादियां हो जाती थी और वही सारी चीजें। क्लियर? अब ध्यान से समझना और क्या चीज है।
यस, इंडेंचर्ड लेबर तो मैंने आपको बता ही दिया, क्लियर। इनको मॉरिशस, कैरिबियन आइलैंड और इन सारी जगहों पर भेज दिया जाता था। कहां से जाते थे ये लोग, ठीक है, यूपी से, बिहार से, ठीक है, इन जगहों से उनको भेज दिया जाता था, क्लियर। ऑल सच माइग्रेशंस वर कवर्ड अंडर द टाइम बाउंड कॉन्ट्रैक्ट। मैंने आपको बताया ना, एक टाइम बाउंड कॉन्ट्रैक्ट के लिए इनसे साइन कराते थे, और उस टाइम बाउंड कॉन्ट्रैक्ट को क्या बोलते थे, गिरमिट एक्ट। क्या बोलते थे, गिरमिट एक्ट, जो कि क्या कहलाता है, इंडियन इमिग्रेशन एक्ट, ठीक है, इमिग्रेशन एक्ट, गिरमिट एक्ट। आप याद रखना एक बात कि जो गिरमिट एक्ट, गिरमिट जो वर्ड है ना, वो एग्रीमेंट से निकला है। होता क्या था, जैसे मेरी बात सुनना, यहाँ पे क्या था, यूपी बिहार इन एरिया में एक तो पॉपुलेशन ज्यादा है, ठीक है, अपॉर्चुनिटीज उतनी ज्यादा अच्छी नहीं थी उस टाइम पर। पॉपुलेशन तो अभी भी ज्यादा है, लेकिन अपॉर्चुनिटीज अब फिर भी यूपी वगैरह में ठीक है, बट उतनी उस टाइम पे अच्छी नहीं थी। अब इन लोगों के पास काम तो होता नहीं था, तो ये बेचारे क्या करते थे, चाहते ना चाहते हुए भी कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेते थे ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ कि भी चलो ठीक है, वहां जाएंगे, कुछ काम तो मिलेगा। अब वो लोगों ने इतनी दूर भेज दिया इनको, 7 समुंदर पार, अब इनके लिए वापस आने की प्रॉब्लम, तो ये लोग वापस ही नहीं आ पाए, ठीक है, तो ये लोग वहीं पे जाकर बच गए। तो एक जो हमारी वेव आई थी माइग्रेशन की, वो ब्रिटिश टाइम पर आई थी, क्लियर। हाउएवर द लिविंग कंडीशन ऑफ दीज इंडेंचर्ड लेबरर्स वर नॉट बेटर देन द स्लेव्स। अब ये तो है नहीं कि लोगों को वहां भेजेंगे तो इनका वेलकम होगा, बहुत ही वार्म वेलकम होगा, ऐसा कुछ नहीं है। इन लोगों की कंडीशन लिखा हुआ है ना, स्लेव्स से भी ज्यादा अच्छी नहीं थी, बहुत ही बेकार थी। मैंने आपको बताया ना, बहुत एक इनसे जबरदस्ती काम करवाया जाता था, कई बार तो पैसे भी नहीं दिए जाते थे, बेकार काम कराया जाता था, बस खाना वाना दे दिया, बेसिक चीजें, ताकि भाई खाना खाएंगे तो एनर्जी रहेगी तो काम करेंगे ना, अदरवाइज इनको कोई पैसे वैसे नहीं दिए जाते थे, क्लियर। तो ये थी फर्स्ट वेव ऑफ इंडियन डायस्पोरा। यहां से क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है, यहां से क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है कि फर्स्ट वेव ऑफ इंडियन डायस्पोरा में किस तरीके के लोगों का माइग्रेशन हुआ है, तो आप बताओगे इंडेंचर्ड लेबरर का हुआ है, ये चीज आपको याद रखनी है, क्लियर। इंडेंचर्ड लेबरर का हुआ है, यहां तक क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट इज, नेक्स्ट का है, यस, नेक्स्ट इज सेकेंड वेव ऑफ इंडियन डायस्पोरा। दूसरी वेव की बात करेंगे। ये जो सेकेंड वेव आई थी ना, ये आपकी आई थी 1970s के आसपास। देखो आपको टाइम नहीं याद रखना, क्लियर, लेकिन इस टाइम पर जो माइग्रेंट्स हुए थे वेंचर्ड, वो हुए थे नेबरिंग कंट्रीज में, ये आपको ध्यान में रखना है। और मेनली किन किन का माइग्रेशन हुआ है, तो देखो किन किन का माइग्रेशन हुआ है, आर्टिशियंस का, प्रोफेशनल्स का, ट्रेडर्स का और फैक्ट्री वर्कर्स का। सबसे ज्यादा तो आप नोटिस करोगे ना, फैक्ट्री वर्कर्स का जो है वो क्या हुआ है, माइग्रेशन हुआ है इस टाइम पर। और ये ज्यादा दूर की कंट्रीज में नहीं हुआ है, पास की कंट्रीज में ही हुआ है। मैंने आपको बताया ना कि ज्यादातर आपकी साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में हुआ है, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, ब्रुनोई, और ये आपकी अफ्रीकन कंट्रीज, ठीक है। और ये ट्रेंड आज भी है, आज भी आप देखते होगे। इनफैक्ट अगर मैं आपको बताऊं, यूएई में अगर आप जाओगे, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में अगर आप जाओगे, तो वहां पर अभी भी जो है बहुत सारे आपको वहां पे इंडियन कल्चर देखने को मिल जाएगा। रीजन बिग, बहुत हमारे इंडिया की फैक्ट्री वर्कर्स का बहुत ज्यादा जो है वहां पर एक सेटलमेंट है, मतलब वो बहुत ज्यादा वहां पर इंडल्ज है कामों में, क्लियर। तो आपको ये ध्यान में रखना है। आपसे ये नहीं पूछेगा सेकेंड वेव किस टाइम पर आई है, आपसे ये पूछेगा सेकेंड वेव में किस तरीके के लोगों का माइग्रेशन हुआ है, तो आप बताओगे आर्टिशियंस का, ट्रेडर्स का, फैक्ट्री वर्कर्स का, क्लियर। इस टाइम पर इंडिया के जो सेमी स्किल्ड जो वो थे प्रोफेशनल्स थे, वो सबसे ज्यादा गए हैं, ठीक है। और थोड़े बहुत जो है आपको एंटरप्रेन्योर्स दिख जाएंगे, ठीक है, बिजनेसमैन दिख जाएंगे, बट मेजर इन लोगों का जो है वो माइग्रेशन हुआ है, क्लियर। आगे बढ़ते हैं, थर्ड वेव ऑफ इंडियन डायस्पोरा। ये अभी रिसेंट आपको देखने को मिली है, 1980s के बाद देखने को मिली है। क्यों, इस टाइम पर ना एजुकेशनली जो स्किल्ड पर्सन है ना, उनका माइग्रेशन हुआ है, जो कि हमारे इंडिया के लिए एक लॉस है। आप देखा जाए तो आप देखो जितनी भी बड़ी बड़ी मेजर कंपनीज हैं, उनके सीईओ आपको इंडियंस मिलेंगे, गूगल का देख लो, ठीक है। अच्छा, ट्विटर के भी देख ही लेते हैं आप, पहले थोड़े टाइम पहले तक, क्लियर। तो आपको मेजर जितनी भी आपको इंडियन कंपनी, जितनी भी आपको कंपनीज अच्छी मिलेंगी ना, बड़ी मिलेंगी, उनके आपको कौन मिलेंगे, सीईओ इंडियंस मिलेंगे। रीजन बिंग क्या है, क्योंकि हमारे जो स्किल्ड पर्संस थे, जो हाईली प्रोफिशिएंट पर्संस थे, वो इस टाइम पर माइग्रेट हुए हैं, ठीक है, जिसमें आपके सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हो गए, ठीक है, मैनेजमेंट हो गए, कंसल्टेंट्स हो गए, फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स हो गए, मीडिया पर्सन हो गए। तो ये आप ध्यान रखना। तो मेनली आपसे हर वेव में ये पूछेगा कि कौन सी वेव में किस तरीके के लोगों का माइग्रेशन हुआ है। तो फर्स्ट जो वेव है उसमें इंडेंचर्ड लेबरर का हुआ है, सेकंड जो वेव है उसके अंदर जो है आपके आर्टिशियन, ट्रेडर्स, फैक्ट्री वर्कर्स, इनका हुआ है। और जो थर्ड वेव आई है उसमें आपके हाईली प्रोफिशिएंट जो प्रोफेशनल्स हैं, स्किल्ड पर्संस हैं, उनका हुआ है। और एक बात और नोटिस करो आप, सेकेंड वेव में
ज्यादा दूर नहीं गए हैं, आसपास की कंट्रीज है, मलेशिया, इंडोनेशिया, सिंगापुर, ठीक है, थाईलैंड वगैरह। तो थर्ड वेव आई है ना, उसके अंदर आप नोटिस करोगे ज्यादातर ये जो प्रोफेशनल्स गए हैं ये डेवलप्ड कंट्रीज में गए हैं, यूएस, कनाडा, यूके, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जर्मनी। तो ये आप ध्यान में रखना, क्लियर, इस तरीके की चीजें ध्यान में आप रखना। These professionals enjoy the distinction of being highly educated, highest earning and prosperous group। मतलब बहुत अच्छा ग्रुप है ये, बहुत हाईली एजुकेटेड है, अच्छा पैसा मिल रहा है इनको। और कह रहा है लिबरलाइजेशन के बाद तो हमारी एजुकेशन और नॉलेज बेस्ड इंडियन जो है वो बहुत ज्यादा गए हैं, क्योंकि आपको पता है लिबरल जब हमारा एलपीजी रिफॉर्म्स आए थे, कब आए थे वैसे एलपीजी रिफॉर्म्स 1990s में आए थे, पता होगा ना आपको। एलपीजी मतलब लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, जब हमारे जो ट्रेड बैरियर्स थे उनको हटा दिया गया था, ठीक है, और इंडियन इकोनॉमी को थोड़ा सा फ्लेक्सी बना दिया गया था। तो उस टाइम पर आपको ये वेव सबसे ज्यादा देखने को मिली है, क्लियर। तो आई गेस आपको पता चल गया होगा कि इंडियन डायस्पोरा के अंदर आपको क्या क्या चीजें याद रखती है, आपसे क्या क्या पूछा जा सकता है, क्लियर। आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करेंगे माइग्रेशन के टाइप्स की। देखो स्ट्रीम्स एक तरीके से टाइप्स ही होता है कि माइग्रेशन जो है वो कितने टाइप का होता है। तो देखो बेसिकली एक तो माइग्रेशन होता है इंटरनल। इंटरनल मतलब एक ही कंट्री में, यूपी से महाराष्ट्र चले गए, ठीक है, जैसे आप देखोगे बिहार, यूपी, छत्तीसगढ़ से बहुत सारे जो एग्रीकल्चरल लेबर थे वो पंजाब, हरियाणा गए थे, ठीक है, तो इंटरनल माइग्रेशन। और एक होता है इंटरनेशनल। इंटरनेशनल मतलब आउट ऑफ द कंट्री, ठीक है, किसी कंट्री से आना या किसी कंट्री से जाना, क्लियर। अब उसमें भी पढ़ते हैं। इंटरनल माइग्रेशन की अलग फिर से 4 स्ट्रीम्स हैं, ये ध्यान रखना। इंटरनल माइग्रेशन फिर से 4 तरीके का होता है। पहला तो होता है रूरल टू रूरल एरियाज। ये आप लोगों ने बिल्कुल जो स्टार्टिंग में मैंने आपको राम बाबू की जो कहानी बताई थी उसमें आपने देखा था, जब वो अपनी इंटरमीडिएट करने गया था, नियर टाउन में गया था। तो आप ध्यान रखना, रूरल टू रूरल जो होता है वो मेनली पता है क्या होता है, एजुकेशन को लेके तो खैर कम होता है क्योंकि अब तो एजुकेशन फैसिलिटीज लगभग है गांव में। मेनली जो है ये होता है जो आपके सीजनल वर्कर्स नहीं होते हैं, एग्रीकल्चरल वर्कर्स होते हैं कि चलो इस सीजन में यहाँ काम कर लिया, इस सीजन में वहां काम कर लिया, तो ये तब होता है, ठीक है। तो रूरल टू रूरल आपका जो माइग्रेशन होता है वो इनमें मेनली आपके कौन होते हैं, एग्रीकल्चरल लेबरर। एग्रीकल्चरल लेबरर होते हैं, कौन होते हैं, एग्रीकल्चरल लेबरर, क्लियर। दूसरा आता है रूरल टू अर्बन। रूरल टू अर्बन में तो आपके सारे ये आपकी एजुकेशन आ जाती है या वर्क बेटर अपॉर्चुनिटीज आ जाती है। एजुकेशन आप कह सकते हो, मेनली इसमें एजुकेशन के लिए लोग माइग्रेट करते हैं। दिल्ली में अगर आप देखोगे तो आपको दिखेगा ना बहुत सारी जगहों के रूरल एरियाज के बच्चे यहाँ आके पढ़ रहे हैं, वो रीजन यही है। अर्बन टू अर्बन जो होता है फॉर बेटर वर्क अपॉर्चुनिटीज, ठीक है, इसमें जैसे आपकी बड़ी बड़ी कंपनीज आपका जो होती है ट्रांसफर वगैरह कर देती है, तो इसमें जो होता है आपका बेटर वर्क अपॉर्चुनिटीज, ठीक है, ये इसलिए होता है, क्लियर, ओके। और तीसरा जो है अर्बन टू रूरल, ये आपको बहुत कम देखने को मिलेगा, ये आपको बहुत कम देखने को मिलेगा। ये ना उस तरीके के लोग ज्यादा माइग्रेट करते हैं जिन्होंने अर्बन एरियाज में अच्छा खासा पैसा कमा लिया और अब वो थोड़ा कहते नहीं सुकून की जिंदगी जीना चाहते हैं, फ्रेशनेस वाली जिंदगी जीना चाहते हैं, ताजा खाना चाहते हैं, ताजी सांस लेना चाहते हैं, तो ये वहां होता है। तो अब लोग शहरों को छोड़कर कहां पर आते हैं, गाँव में आते हैं, बट ये आपको बहुत कम देखने को मिलता है, बट स्टिल ये होता है। ये आप ये कह सकते हो जब वो अपनी लाइफ को एंजॉय करने के लिए आते हैं, लाइफ को की जिंदगी को सुकून से जीने के लिए आते हैं, क्लियर। तो इंटरनल माइग्रेशन भी हमारा 4 तरीके का होता है, क्लियर। आगे बढ़ते हैं, इंटरनल इमिग्रेशन। हाँ, एक आपको ना ये वर्ड बड़ा परेशान करेगा, एक तो आई वाला और एक ई वाला। तो पहले मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ, इसको ना थोड़ा मैं व्हाइट से लिखती हूँ, वो ज्यादा बेटर रहेगा आप लोगों के लिए, दिखेगा आपको अच्छे से। हाँ जी, एक तो होता है एमिग्रेशन, ठीक है, और एक होता है इमिग्रेशन। इसमें आप लोग काफी परेशान रहोगे, ठीक है, तो मैं आपको जरा बता देती हूँ इसको कैसे याद रखो। देखो आई ई, ये स्टार्ट हो रहा है ई से। ई का मतलब होता है एग्जिट। एग्जिट मतलब निकल जाना, यानी जब जो लोग हैं अपना देश छोड़कर जाते हैं, ठीक है, एग्जिट कर जाते हैं, निकल जाते हैं, क्लियर, वो होता है। और ये किससे स्टार्ट हो रहा है, आई। आई किसका मतलब होता है, इनका मतलब होता है आना। तो जब वो आते हैं, जब बाहर के कंट्रीज के लोग हमारे इंडिया में आएंगे तो वो क्या कहलाएगा, इमिग्रेशन कहलाएगा। और एमिग्रेशन क्या होगा, एग्जिट कर जाना, जब इंडिया से लोग छोड़कर दूसरी कंट्री में चले जाएंगे, यानी यहाँ पे इंडिया को छोड़कर
जाएंगे, अपनी कंट्री को छोड़कर जाएंगे, तो मतलब कंट्री से जाएंगे, ये फ्रॉम होता है और ये टू होता है। ऐसे करके भी आप याद कर सकते हो कि इसमें आप इंडिया को छोड़कर जाओगे, एग्जिट कर जाओगे, और इसमें आप इंडिया में आओगे, कोई बाहर के लोग इंडिया में आएंगे तो टू हो जाएगा। क्लियर? वरना ई और आई से आप याद रख रहे हैं, तो कभी कंफ्यूज मत होना, ये वर्ड्स है बट आपको ध्यान होने चाहिए। कई बार पता है क्या होता है, ऐसा लगता है टाइपिंग मिस्टेक है, मेरे टाइम में ऐसा ही होता था, जब हम बहुत छोटे होते थे तो इतना नहीं होता था कॉन्सेप्ट क्लियरिटी, तो यही लगता था शायद टाइपिंग मिस्टेक है, कई जगह ई लग जाता, कई जगह आई लग जाता है। लेटर ऑन वी गॉट टू नो ना, जब हम लोग धीरे धीरे हायर स्टडीज करते हैं तब हमें चीजें समझ में आती है। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, पहले हम लोग इसकी बात कर रहे थे। इन इंडिया ड्यूरिंग 2011 आउट ऑफ 455 मिलियन माइग्रेंट्स, ठीक है, एन्यूमरेटेड ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट रेजिडेंस, ठीक है, लास्ट रेजिडेंस समझ गए, ठीक है, 141.9 मिलियन हैड चेंज देयर प्लेस ऑफ रेजिडेंस इन द लास्ट 10 years। मतलब अपना प्लेस ऑफ रेजिडेंस जो है, ठीक है, उन्होंने कितने लोगों ने छोड़ा है, 141, यानी इतने 455 मिलियन से कितना बड़ा नंबर ये है जो है वो आपका उनका मिला है, जिनकी पॉपुलेशन काउंटिंग उनके प्लेस ऑफ रेसिडेंस पर नहीं हुई है। वही वाली बात होगी ना, जैसे मेरे जैसे लोग बहुत रहे हैं कि है बेसिकली हरियाणा से, पिछले 15 साल से दिल्ली में रह रहे हैं, जिस टाइम पे पॉपुलेशन काउंटिंग हुई उस टाइम पे अहमदाबाद में थे, ठीक है। तो ऐसे जो नंबर ऑफ पर्सन है वो कितने हैं, 141.9 मिलियन है। इनमें से भी 118.7 मिलियन वर इंट्रा स्टेट। हाँ, एक आप इंट्रा स्टेट और एक इंटर स्टेट में भी डिफरेंस समझ लेना। इंट्रा स्टेट का मतलब होता है स्टेट के अंदर ही, विद इन वन स्टेट, विद इन वन स्टेट, एक ही स्टेट के अंदर ही जब आप माइग्रेशन करते हो, ठीक है, जैसे यूपी है, यूपी के अंदर ही, या जैसे मैं हरियाणा का एग्जाम्पल लूं, जैसे इंट्रा स्टेट का मतलब क्या होता है, जैसे हरियाणा के अंदर ही आप पानीपत चले गए, सोनीपत चले गए, करनाल चले गए, ये है इंट्रा स्टेट। और इंटर स्टेट क्या होता है, हरियाणा से आप यूपी चले गए, यूपी से आप महाराष्ट्र चले गए, महाराष्ट्र से गुजरात, वो होता है आपका इंटर स्टेट। तो कह रहे हैं इनमें भी 141.9 मिलियंस में भी 118.7 मिलियंस फॉर इंट्रा स्टेट, एक ही स्टेट के अंदर लोग जो है माइग्रेशन किया है, ठीक है, एंड एमिग्रेशन टू द नेबरिंग कंट्रीज अंडर द इंटरनल माइग्रेंट्स, ठीक है। द स्ट्रीम वॉज डोमिनेटेड बाय फीमेल माइग्रेंट्स। और इसमें भी आपको क्या देखने को मिलेगा कि सबसे ज्यादा माइग्रेशन किसने किया है, फीमेल्स ने किया है। ऐसा है क्या, फीमेल्स इतना ज्यादा वर्क अपॉर्चुनिटीज या बेटर अपॉर्चुनिटीज के लिए बाहर जाती हैं? डू यू थिंक क्या एक ही रीजन हो सकता है? ऑल्दो आई एम नॉट स्टीरियोटाइप, मैं स्टीरियोटाइप नहीं हूं, बट सोचो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, क्या रीजन हो सकता है? रीजन है शादी, ठीक है। शादी की वजह से जब अपना घर छोड़कर दूसरे घर जाना पड़ता है। तो देखो यहाँ पे आप क्या देख पा रहे होगे, यहाँ पे आप ये देख पा रहे होगे कि देखो रूरल टू रूरल में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे, हाँ ये देखो, ये वाइट लाइट वाला मेल का और डार्क वाला फीमेल का। तो आप रूरल टू रूरल में देखोगे तो फीमेल्स का ज्यादा है। किसकी वजह से? शादी की वजह से। रूरल टू अर्बन आप देखोगे ऑलमोस्ट बराबर है, ठीक है। अर्बन टू रूरल भी देखोगे तो ऑलमोस्ट बराबर है, अर्बन टू अर्बन भी देखोगे तो ऑलमोस्ट बराबर है। क्लियर? यहाँ पे भी अगर आप देखोगे, ये तो था 2011 का, इंट्रा स्टेट था, यानी एक ही स्टेट में रूरल टू रूरल माइग्रेशन जो है वो फीमेल का ज्यादा हुआ है। इंटर स्टेट में भी अगर आप देखोगे ना, इंटर स्टेट में भी अगर आप देखोगे तो फीमेल का ज्यादा है हर केस में। रूरल टू रूरल में भी आपको फीमेल का ज्यादा देखने को मिलेगा। रूरल टू अर्बन में आपको हाँ मेल्स का ज्यादा देखने को मिल रहा है। रूरल टू अर्बन में आपको मेल्स का ज्यादा देखने को मिल रहा है। क्या रीजन है मेल्स के ज्यादा होने का? क्या रीजन है? यहां पर है आपकी वही बेटर अपॉर्चुनिटीज। मैंने आपको बताया ना, लोग रूरल टू अर्बन एरियाज में जाते हैं, इंटर स्टेट में चेंज कर जाते हैं, वो है बेटर अपॉर्चुनिटीज, बेटर वर्क अपॉर्चुनिटीज, ठीक है। और अर्बन टू अर्बन भी ऑलमोस्ट बराबर है, अर्बन टू रूरल भी आपका बराबर है। तो आप ना एक बार ये जितने भी फ्लो चार्ट्स आपकी बुक में दिए होते हैं, पाई चार्ट्स दिए हुए होते हैं, इनको आप क्या कर लिया करो, एक बार देख लिया करो, ठीक है। एक बार आप ना इनको अच्छे से ऑब्जर्व कर लिया करो। क्या? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इंटरनेशनल माइग्रेशन की, ठीक है। तो देखो, अपार्ट फ्रॉम दीज स्ट्रीम्स ऑफ इंटरनल माइग्रेशन, इंडिया ऑल्सो एक्सपीरियंस इमिग्रेशन फ्रॉम एंड एमिग्रेशन टू। मैंने अभी आपको बताया ना, इमिग्रेशन, ठीक है, और एमिग्रेशन जो है वो क्या होता है। क्लियर? तो आपको ये देखने को मिलेगा, इंडियन सेंसस 2011 हैज रिकॉर्डेड मोर देन 5 मिलियन पर्सन्स हैज माइग्रेटेड टू इंडिया
फ्रॉम अदर कंट्रीज, यानी इंडिया में 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग 5 मिलियन लोग नेबरिंग कंट्रीज से आए हैं। तो आपको भी पता है यार, माइग्रेशन जहां एक अच्छी चीज है वो एक नेगेटिव चीज भी तो है। क्यों है नेगेटिव चीज? क्योंकि आपको भी पता है कि जब किसी जगह पे पॉपुलेशन बढ़ती जाती है बैक टू बैक, चाहे वो बर्थ रेट हो चाहे वो डेथ रेट हो, कुछ भी हो, अगर पॉपुलेशन बढ़ती है तो कहीं ना कहीं रिसोर्सेस कम हो जाते हैं। ठीक है, तो आउट ऑफ दीज 88.9% केम फ्रॉम द नेबरिंग कंट्रीज, मतलब 100% में से भी 88.9% जो माइग्रेशन हुआ है इस 5 मिलियन का, 88.9% माइग्रेशन हुआ है वो नेबरिंग कंट्रीज से हुआ है। और नेबरिंग कंट्रीज में भी सबसे ज्यादा किससे हुआ है? बांग्लादेश से, फिर नेपाल से और फिर पाकिस्तान से। जैसे ये देखो, अब आप देखो 5 मिलियन हुए थे, ठीक है, ये देख रहे हैं आपको अप्रोक्सीमेटली 5 मिलियन, 100% में से 88.9% जो माइग्रेशन हुआ है वो नेबरिंग कंट्री से हुआ है। इनमें भी अगर आप नोटिस कर पा रहे होगे तो बांग्लादेश नंबर 1 पर है, ठीक है, देन आपका नेपाल है, ये श्रीलंका, एक सेकेंड, नेपाल है, और फिर आपका क्या है? पाकिस्तान है। ठीक है, नेपाल एंड पाकिस्तान, ये आप देख पा रहे होगे। ठीक है, ये आपका नेपाल और ये पाकिस्तान, तो आप नोटिस कर पा रहे होगे सबसे ज्यादा किसका है? बांग्लादेश का है, फिर आपका क्या है? पाकिस्तान है, और फिर आपका नेपाल है। अच्छा, बांग्लादेश का क्या रीजन है कि क्यों बांग्लादेश से जो लोग हैं वो हमारे इंडिया में आए हैं इतने ज्यादा? रीजन है सिक्योरिटी कंसर्न। रीजन क्या है? सिक्योरिटी कंसर्न, ध्यान रखना। ठीक है, पाकिस्तान का भी अगेन सिक्योरिटी कंसर्न कह सकते हो, या फिर यहाँ पे आपने वो देखा, भाईजान मूवी देखी होगी ना, कौन सी है वो आपकी, ठीक है, वो सलमान खान की मुन्नी वाली जो मूवी है उसमें आपने देखा होगा ना कि वो तारों के नीचे से जाने की कोशिश करता है। तो बहुत सारे लोग जो है वो पाकिस्तान से आ जाते हैं, हमारे इंडिया में एंटर कर जाते हैं तारों के थ्रू। ठीक है, और नेपाल से जो इंडिया में लोग आते हैं वो बेसिकली वर्क अपॉर्चुनिटीज के लिए आते हैं। किसके लिए आते हैं? वर्क अपॉर्चुनिटीज के लिए। आपने नोटिस किया होगा चाइनीज वैन वगैरह आप लोगों ने देखी होंगी, खाई होंगी। ठीक है, तो वो किस लिए आते हैं? बेसिकली वर्क अपॉर्चुनिटीज के लिए। तो ये आप ध्यान रखना। तो यहाँ पे आपसे इस टेबल में ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि इंडिया के 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग जो है 5 मिलियन में से सबसे ज्यादा जो माइग्रेशन हुआ है वो कौन सी कंट्री से हुआ है? तो वो आप बताओगे नेबरिंग। नेबरिंग में भी कौन सी कंट्री का हाईएस्ट रहा है? बांग्लादेश। ये आपको ध्यान में रखना है। क्लियर? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एंड दिस इज ऑल अबाउट आवर चैप्टर। ये हमारा आज का चैप्टर था। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने जो बात करी है आपने नोटिस किया होगा, हम लोगों ने जो है आज की क्लास के अंदर पढ़ा है कि माइग्रेशन होता क्या है। ठीक है, माइग्रेशन के कितने तरीके का होता है, कितने तरीके के बाद जो है हम लोगों ने उसके स्ट्रीम्स की बात भी करी है। ठीक है, स्ट्रीम्स के बाद जो है हम लोगों ने इंटरनेशनल माइग्रेशन की भी बात करी है। तो दिस इज ऑल अबाउट आवर टुडेज चैप्टर। ये हमारा आज का चैप्टर है। मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जितने भी टॉपिक मैं आपको करा रही हूँ, ठीक है, उनको ध्यान से देखिए आप लोग। देखने के बाद जो है उनको एक बार बुक्स में से जरूर रीड कीजिए। रीजन भी, जितना बुक को स्टडी करोगे ना आप लोग, उतना आप लोगों के लिए अच्छा है, क्योंकि आपका पेपर एनसीईआरटी बेस्ड आना है। क्लियर? तो इसके अलावा आपका कोई और सजेशन हो वो भी आप लोग मेरे साथ फॉलो कर सकते हैं, मतलब मुझे कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं। उसके बारे में भी मैं आपको और अच्छे से, मतलब डाउट है तो वो भी अच्छे से बताऊंगी, प्लस अगर आपका कोई सजेशन होगा तो उसको भी मैं अच्छे से फॉलो करूंगी। क्लियर? तो तब तक के लिए अब मिलते हैं हम लोग। ठीक है, रेडी रहना नेक्स्ट लेक्चर के लिए, लेकिन उससे पहले इसको बुक से जरूर रीड कर लेना। ठीक है, टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।